अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज आपके सामने यद्यपि मैं एक नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए उपस्थित हूं, लेकिन इस विषय का संबंध मेरे साक्षात व्याख्यान से नहीं है, बल्कि 22 जनवरी को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में मेरे द्वारा ऑनलाइन दिए गए लेक्चर का यह अंश है। इसमें हमने आप लोगों के सामने जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान, प्रमाण आदि ऐसे कतिपय विषय हैं, उन विषयों को मैंने अनफोल्ड करने का प्रयास किया है। इससे पूर्व कि मैं अपने इस व्याख्यान को यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत करूँ, आप लोगों से साग्रह निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और यदि मेरा यह लेक्चर आप लोगों को पसंद आता हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। यदि आप नियमित रूप से मेरे व्याख्यान को सुनना चाहते हो तो आप बेल आइकन जो आ रहा है उसे भी दबा करके अपने लिए मेरे व्याख्यान की प्राथमिकता सुरक्षित कर सकते हैं। मैं इससे पहले कि आज के अपने इस विषय की ओर बढ़ूं, इसकी कुछ पृष्ठभूमि हम लोग ले लेते हैं कि ये जो प्रमाण है या प्रमाणों का परिचय है, उनकी वैलिडिटी है, पूर्व पक्ष है, उत्तर पक्ष है या निग्रह स्थान है, उससे पूर्व हम यह जानने की कोशिश कर लें कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसमें ज्ञान के विषय में क्या अवधारणा प्रस्तुत की जाती रही है। We are not taking some other scriptures from other scriptures, but simply I would like to quote from Srimad Bhagavad Gita. गीता क्लैरिटी के साथ कहती है कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, कि ज्ञान के जैसा इस संसार में पवित्र कोई भी वस्तु नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ ज्ञान को, नॉलेज को किस रूप में जाना जाता रहा है और देखा जाता रहा है। इससे पूर्व की उस ज्ञान को हम प्रमाण के साथ जोड़ें, हमारे लिए जरूरी है कि हम पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष को जान लें। ऑल्दो ये बहुत व्यापक और बहुत बड़ा नहीं है, इट्स जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्टरी थिंग्स टू नो पूर्व पक्ष एंड सिद्धांत पक्ष। तो देखिए क्या है कि जैसे हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, उसी तरह हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है उसमें एक इंडियन डिबेटिंग सिस्टम वर्ड आता है, जिसको हम भारतीय वाद प्रणाली कहते हैं। एंड स्पेशली ये जो वाद प्रणाली है, जो डिबेटिंग सिस्टम है, ये मेनली न्याय बौद्ध इन दोनों के बीच के डिबेट से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम सेइंग मेनली, दैट डजंट मीन कि अदर फिलोसॉफिकल स्कूल्स ने इसको इग्नोर किया है। मैं केवल इन दोनों के बीच में लाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों का, न्याय और बौद्ध का, एक लंबा ट्रेडिशनल एक डिबेट रहा है, और उसी डिबेट के दौरान हम पाते हैं कि पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष ज्यादा प्रखर रूप में क्लैरिटी के साथ निकल कर आता है। हम इन जनरल टर्म यह समझें कि पूर्व पक्ष उसे कहते हैं जो ट्रेडिशनली सिद्धांत चला आ रहा है, जो थियरी चली आ रही है, उसको अपोज करने वाली जो व्यू होती है उसको पूर्व पक्ष कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स उस पूर्व पक्ष को रिफ्यूट करके हम जिसे एस्टैब्लिश करते हैं, जिस थियरी को हम पॉपुलर करते हैं और जो थियरी सबके द्वारा जो रिगार्डेड होता है, उसको सिद्धांत पक्ष कहते हैं। जो संस्कृत में डेफिनेशन है, जो आप लोग देख रहे होंगे अभी स्लाइड्स में, उसमें हमने 3 डेफिनेशन रखा है, और तीनों का एक अपना अपना अलग ये है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, कि शास्त्रीय संशय निराशार्थ, मतलब जो भी हमारे और आपके मन में जो चली आ रही हमारी ज्ञान परंपरा है,
उसको लेकर के अगर मन में किसी भी प्रकार का संदेह होता है और उस संदेह के निराकरण के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए, उसके समाधान के लिए जो प्रश्न रूप आडंबर बनाए जाते हैं, एक प्रश्न का एक क्रिएट किया जाता है पूरा, उनको पूर्व पक्ष कहा है। उसी को दूसरे शब्दों में अगर आप देखेंगे कि दूसरा डेफिनेशन है, दैट इज सिद्धांत विरुद्ध कोटि। अगेन फॉरगेट कोटि, सिंपली वी वुड लाइक टू फोकस ऑन सिद्धांत विरुद्ध। जो मैंने शुरू में कहा कि जो सिद्धांत चला आ रहा है, और हम आप सभी जानते हैं कि हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो बेसिकली उसका जो उद्गम स्थल है, जो ओरिजिन है, वो हमारी वैदिक जो लिटरेचर है, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है, उससे माना जाता है। तो नेचुरली जो सम स्कूल्स हैं उन्होंने वेद के कई सारे सिद्धांतों को, कई सारे ट्रेडिशनल थियरी को, उसको उन्होंने अटैक किया, उनको रिफ्यूट किया। तो जब वो अटैक करते हैं, उस सिद्धांत के विरोध में बात कहते हैं, तो तब उनका पोजीशन पूर्व पक्ष होता है। दैट डजंट मीन कि नैयायिक हो या सांख्य हो या वेदांत हो, वे पूर्व पक्ष नहीं कहलाएंगे। वे भी पूर्व पक्ष कहलाएंगे विथ स्पेशल रेफरेंस टू, या इन रिलेटिव टर्म, अगर बौद्ध के या जैन के या किसी भी दूसरे दर्शन के या किसी दूसरे सिद्धांत के खंडन के लिए ये अपना प्रश्न उत्पन्न करेंगे। तो पूर्व पक्ष या सिद्धांत पक्ष ये सारे रिलेटिव टर्म होते हैं। ये नहीं कि वेद ही सिद्धांत पक्ष है और बौद्ध ही पूर्व पक्ष है, ऐसा नहीं है। कि कभी जब हम ज्ञान का हमारा विकास हुआ तो हमने भी कई सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो बौद्धों की थियरी हो या जैन की थियरी हो, उनको हमने एक रिफ्यूट करने की कोशिश की, उसके खंडन की कोशिश की। और इसीलिए जब देखेंगे कि पूरे डिबेटिंग सिस्टम से जो क्रक्स निकलता है, जो आउटपुट निकलता है, एंड द थिंग एंड द थियरी सपोर्टेड बाय ऑल जो होता है, दैट इज नोन एज उत्तर पक्ष, और उसी उत्तर पक्ष को सिद्धांत पक्ष कहते हैं। तो इस पर बहुत अधिक विमर्श की जरूरत नहीं है। these two terms are only identity while we are indulged in debate। तो एक विरोधी होंगे और एक समर्थन वाले होंगे। तो जो सिद्धांत निकलेगा, वो सिद्धांत, जो सिद्धांत की स्थापना करेगा, वो सिद्धांत पक्ष कहलाएगा। और उस सिद्धांत पक्ष के ऊपर जो प्रश्न किए जाएंगे, प्रति प्रश्न किए जाएंगे, उनको हम पूर्व पक्ष कहेंगे। तो चूंकि यह छोटा सा था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। नाउ कमिंग टू द मेन, दैट इज नोन एज प्रमाण। देखेंगे जो भी मैंने ज्ञान की बातें की, और गीता से हमने एक कोट किया था आप लोगों के सामने कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। हमारे यहाँ ज्ञान की बहुत बड़ी अवधारणा है और ज्ञान को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस ज्ञान के लिए कई सिनोनिम्स हैं। हम बुद्धि भी कहते हैं, हम उपलब्धि भी कहते हैं, समटाइम्स हम इसे विद्या भी कहते हैं। और यही कारण है कि आप सभी लोग जो कि एनसीईआरटी से जुड़े होंगे, आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी के लोगो पर लिखा हुआ है सा विद्याया विमुक्तये। इन दैट सेंस कि विद्या मीन्स नॉलेज, कि ज्ञान वही है जो हमें परम उस तत्व का बोध कराए। तो ये तो एक दूसरा पार्ट हुआ, ये उपनिषदिक आपको रेफरेंस था, ईशावासी उपनिषद से ली गई पंक्ति थी। बट हियर इन फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स, आपके सामने अगेन ये जो स्लाइड्स है, आप देखेंगे कि ज्ञान के क्या क्या लक्षण हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने 4 डिफरेंट जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स का हमने यहाँ पर डेफिनेशन जो है, इंट्रोडक्शन यहाँ पर रखा है। द वेरी फर्स्ट इज सर्व व्यवहार हेतु। दिस इज गिवन बाय द नैयायिक। इट इज फ्रॉम न्याय स्कूल। सर्व व्यवहार, जो हम अपने जीवन में जितने भी प्रकार के व्यवहार करते हैं, चाहे इस लोक का ज्ञान हो चाहे उस लोक का ज्ञान हो, उन सब का जो हेतु है, जो कारण है, वह ज्ञान है। सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि, ये नैयायिक कहते हैं। एक बड़ा इजी, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोवर्बियल वे है कि यतश्च अर्थ सिद्धि तत्सम्यक ज्ञानम, अर्थात जिससे हमें विषय की प्राप्ति होती है। यतश्च अर्थ सिद्धि, ध्यान रखेंगे, अर्थ का मतलब यहां पर मनी नहीं है, अर्थ का मतलब यहां पर पैसा नहीं है। अर्थ मतलब विषय की जहां पर सिद्धि होती है हमें, जिससे वही हमारा सम्यक ज्ञान है, ट्रू नॉलेज है, वैलिड नॉलेज है। यह अब अंत में जो है कि हम आप
डे टू डे लाइफ में आफ्टर गेटिंग एनीथिंग, किसी चीज के विषय में जब हम जान लेते हैं तो हम सिंपल सा कहते हैं कि आई नो इट। संस्कृत में उसके लिए शब्द प्रयोग है जानामि, यानी मैं जानता हूं। इस प्रकार का जो अनुव्यवसाय ज्ञान है, अनुव्यवसाय से जो प्राप्त ज्ञान है, वही ज्ञान का लक्षण है। लेकिन अगेन परेशानी आ गई, व्हाट इज अनुव्यवसाय? हमें विषय का ज्ञान होता है, सिंपल विषय का ज्ञान। सपोज हमने घर में एक जार देखा, या हमने अपनी रजाई देखी, ठीक है, क्विल्ट देखा, या कोई हमने कपड़ा देखा, तो सिंपल देखने के बाद हम कहते हैं कि यह जो है दिस इज जार और दैट इज जार, यह एक पॉट है, दिस इज अ पॉट और दैट इज अ पॉट। इस इतना मात्र जो ज्ञान होता है उसको व्यवसाय कहते हैं। अगेन दिस व्यवसाय इज नॉट बिजनेस, यह संस्कृत का टर्म है। व्यवसाय का मतलब है कि सिंपल नॉलेज, नॉट एब्सोल्यूट नॉलेज। हमने घड़ा देखा और हमने कहा कि यह घड़ा है, बट एट द वेरी सेम टाइम उस घड़ा को देखने के बाद हमें उस घड़े का कलर, उस घड़े का साइज, वो घड़ा गोल है या घड़ा छोटा है या घड़ा बड़ा है, इन सारे चीजों का ज्ञान होता है। तो उस विषय के ज्ञान के बाद जो संपूर्ण ज्ञान है उसको कहा जाता है अनुव्यवसाय। और तब जाकर के हम कहते हैं कि हां, अब मैं इस घड़े को जानता हूं, क्या यूज है, इस क्यों यहां रखा गया है, यानी एवरी नॉलेज। फॉर इन सिंपल वर्ड, द एब्सोल्यूट नॉलेज अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज अनुव्यवसाय। इनिशियली वी हैव सिंपल नॉलेज, simple, the primary knowledge, but after that we can have or we are getting an absolute knowledge that is known as अनुव्यवसाय। तो लक्षण यहां पर यही हुआ कि समस्त रूप में किसी भी विषय के सारे जो जानकारी हमारे पास अवेलेबल है वही वस्तुतः ज्ञान का लक्षण है। अब ये तो ज्ञान की बात हो गई। फिर हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं इस ज्ञान को दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट जो कहलाता है उसको कहते हैं स्मृति इन सिंपल वे, जिसे हम लोग मेमोरी कहते हैं, और दूसरा है अनुभव, जिसे कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस से जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जो स्मृति है, स्मृति ऑलवेज किसी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु को हमने पहले देख रखा है, उस देखने के बाद पुनः वह ज्ञान हमारा रिक्रिएट होता है। इन अनदर टर्म हम जिसको कह लेते हैं कि एक तरह से एक इंप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्चुअली कॉग्नाइज्ड, और दैट कॉग्निशन इज इन माय माइंड, वो स्मृति होता है। बट विदाउट नोइंग द थिंग, जब हम अपने जीवन में कहीं निकलते हैं और कई सारी चीजों को हम नहीं जानते, बट थ्रू योर एक्सपीरियंस वी डू रिकॉग्नाइज द थिंग कि अच्छा ये है वो, तो उसको कहते हैं अनुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस से प्राप्त ज्ञान। तो आपके सामने देखेंगे लक्षण होगा, मैं अब उसको संस्कृत में फोकस नहीं कर रहा हूं ज्यादा, कि संस्कार मात्र जो जन्य होता है, अर्थात पहले से ही ज्ञात ज्ञान का जो ज्ञान है वह स्मृति है। इसीलिए आप देखेंगे लिखा हुआ है ज्ञात विषयम ज्ञानम, यानी ज्ञात विषय का ज्ञान, और इन दोनों से जो भिन्न ज्ञान है वह अनुभव है। अगेन ऑल दीज टू, स्मृति एंड अनुभव, आर हैविंग टू सब टाइप्स and that is known as यथार्थ and अयथार्थ। See, we are gradually moving towards प्रमाण। ये प्रमाण का बैकग्राउंड है कि प्रमाण कहां से शुरू होता है, जो वैलिडिटी पार्ट है हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यथार्थ और यथार्थ, सिंपली इन इंग्लिश जिसको हम कहते हैं रियल एंड अनरियल। अब इसको हम जानते हैं ये यथार्थ क्या है और अयथार्थ क्या है। जैसे तुलसीदास एंड ऑल की हम कहानी सुनते हैं कि व्हेन तुलसीदास वेंट टू मीट हिज वाइफ रत्नावली, तो उन्होंने सांप को रस्सी समझ के उन्होंने उनके घर में छलांग लगाई थी। अब जरा सोचिए कि समटाइम्स हमारा ब्रेन ऐसा यूज करता है कि हम सांप को ही रस्सी समझने लगते हैं। तो जो रस्सी का उस समय का जो नॉलेज है दैट इज अयथार्थ, दैट इज नॉट यथार्थ। लेकिन ट्रू नॉलेज क्या है, सांप को सांप समझना। तो इसीलिए देखेंगे कि तद्वति तत्प्रकार को
अनुभव यथार्थ। जो वस्तु जैसा है उस वस्तु में उसी प्रकार का ज्ञान हमें होना हमारे लिए वो यथार्थ ज्ञान होता है। दैट इज रियल नॉलेज, दैट इज ट्रू नॉलेज। जैसे अगर हमने कहा कि यह रस्सी है तो उसको रस्सी ही समझेंगे, लेकिन अगर उस रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं तो उसको हम अयथार्थ ज्ञान कहेंगे। And in philosophical term, this yatharth and ayatharth are known as prama and aprama respectively. अब आ गया, देखिए अब हम प्रमाण के पास पहुंच रहे हैं। In Sanskrit we have prefixes, we have suffixes and again we have root verb जिसे कहते हैं। तो प्रमा में भी आप पाएंगे कि प्र जो है यह प्रीफिक्स है और मा जो है दैट इज रूट, जिसका मतलब होता है मापना, ठीक है, उसके पूरा वे करना। तो प्रमा कहलाता है यथार्थानुभव, जो यथार्थ अनुभव है, जो यथार्थ, जो ट्रू अनुभव है, जो ट्रू कॉग्निशन है, जो ट्रू एक्सपीरियंस है, दैट इज प्रमा। नाउ आई एम लिविंग अप्रमा बिकॉज from prama we are moving to pramana. After prama we got three words and those terms are pramata, prameya, pramana. For you have these slides and you can watch here कि प्रमाता कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन। लाइक अगर मैं किसी चीज को जानना चाहता हूं तो मैं जानने वाला हूं, इन दैट सेंस मैं वहां पर प्रमाता होता हूं। और यह प्रमाता जो है जिसको हम ज्ञाता कहते हैं, नोवर, ठीक है, जो ज्ञान का आधार है, जो रिफ्यूज ऑफ नॉलेज। अब देखिए नॉलेज क्या है, हमारे यहां नॉलेज को भी एक गुण माना जाता है, एट्रीब्यूट्स माना जाता है, और गुण जो होता है उसका कोई ना कोई रिफ्यूज होगा। एट्रीब्यूट जो होता है वो बिना रिफ्यूज के नहीं होगा। जो रूप होता है, जो गुण होते हैं, उनके लिए आधार की जरूरत हो। प्रश्न होता है कि यह ज्ञान रहेगा कहां, ज्ञान का आधार चाहिए, तो वो जो ज्ञान का आधार है वही प्रमाता कहलाता है, ठीक है। प्रमाता है क्यों, प्रमाता एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको किसी विषय को जानना है। तो जिस विषय का उसको ज्ञान होना है, जिस विषय को जानना है, उस विषय को कहते हैं प्रमेय, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन। अर्थात अगर हमें सांप को समझना है, हमें रोप यानी रज्जू को समझना है, तो फॉर अस दैट रज्जू विल बी ट्रीटेड एज प्रमेय एंड वी विल बी देयर एज प्रमाता, फाइन। लेकिन at the very same time we need to understand कि what is that thing, whether it is rajju or whether it is snake, सांप। तो वहां पर हमें प्रमाण की जरूरत होती है, एंड दैट इज दैट प्रमाण जो होता है जिससे हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जो हमारे उस ज्ञान का साधन होता है वह साधन प्रमाण कहलाता है। एंड फॉर दैट इन इंग्लिश वी हैव रिटन हियर द मीन्स ऑफ कॉग्निशन, जिसके माध्यम से हम कोई काम करते हैं, कोई नॉलेज हम गेन करते हैं। अब देखिए पुराने जमाने में टीवी आई, पूरा बॉक्स टाइप की टीवी होती थी, उसके बाद अचानक से कंप्यूटर एरा शुरू होता है और डेस्कटॉप शुरू होता है। भाई जिन बच्चों को यह नहीं मालूम था कि कंप्यूटर कैसा होता है, तो उनको कोई बताता है कि भाई जो टीवी है टीवी की तरह ही वो बॉक्स की तरह दिखता है, उस पर लिखा आता है। तो व्हेन वी फर्स्ट कॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर डेस्कटॉप, तब हम वहां पर अंदाजा करते हैं, तब हम उन पीछे की बातों से रिलेट करते हैं और उस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि यस दिस इज कंप्यूटर। तो ये जो चीजें हैं, तो वहां उस कंप्यूटर को कंप्यूटर समझाने के लिए हमने जिस मीन्स को यूज में लाया, दैट इज नोन एज प्रमाण। तो ये एक प्रमाण की अवधारणा जो है बेसिकली। तो यहां अब देखेंगे कि अब इस प्रमाण को भी हम कैसे समझें। किम प्रमाणम, कि यह प्रमाण है क्या, हम प्रमाण कहेंगे किसको। तो उसका जस्ट
डाउन आप पाएंगे लिखा हुआ है प्रमाकरणम प्रमाणम। हमने प्रमा पहले ही देख लिया। प्रमा किसे कहते हैं? यथार्थ अनुभव को। ठीक है, तो यथार्थ अनुभव जो है वो प्रमा है। और प्रमा का करण, अगेन दिस करण वर्ड इज डिफिकल्ट। जो करण कहते हैं, जो इमीडिएट कॉज होता है एंड मोस्ट एसेंशियल जो कॉज होता है, उसको करण कहते हैं। आप देखेंगे नीचे करण का भी हमने लक्षण दिया है कि साधक तमम असाधारणम कारणम करणम। आइदर इट इज साधक तमम करणम और असाधारणम कारणम करणम, इन बोथ वे। तो यहां देखेंगे क्या है कि कई तरह के कारण होते हैं हमारे पास। इवन अगर हम किसी भी पेड़ को काटने के लिए जाएं एक्स से, कुल्हाड़ी से, तो वहां पर क्या होगा कि पेड़ के कटने में जो इमीडिएट और मोस्ट एसेंशियल जो कॉज है दैट इज एक्स, वो कुल्हाड़ी है। लेकिन हम ये भी तो कहेंगे ना कि भाई काटने वाला भी कारण है, काटने वाले के मम्मी पापा भी कारण होंगे, जो वेदर है वो भी कारण है, या जो गॉड है जो पहले से प्रेजेंट है, वो सारे के सारे कारण हैं। तो कारण तो कई हैं, लेकिन जो इमीडिएट और मोस्ट एसेंशियल कॉज होता है दैट इज नोन एज करण। तो वहां पर जो प्रमा यानी जो यथार्थ अनुभव है, जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रू एक्सपीरियंस है, उनका जो इमीडिएट कॉज है दैट इज नोन एज प्रमाण। अर्थात ज्ञान में, उस ज्ञान में नॉलेज को ग्रास्प करने के लिए जो इमीडिएट जो और एसेंशियल मीन्स है हमारे पास, दैट इज नोन एज प्रमाण। अगेन क्वेश्चन उठता है कि भाई ये कारण किसे हम कहें? तो कारण कहते हैं जो किसी भी कार्य से पूर्व आवश्यक रूप में प्रेजेंट हो। कोई भी कार्य हम करेंगे तो उस कार्य में, कार्य से पहले हम अगेन समझ लेते हैं कार्य क्या है। कार्य इज ऑलवेज नोन एज न्यू क्रिएशन। सपोज हियर, जब हमने पॉट की बात की, पॉट नहीं है तो पॉट का हमने निर्माण किया, हमने पॉट को क्रिएट किया, तो दैट वो जो न्यू क्रिएशन है, तो इन दैट सेंस दैट पॉट इज अ कार्य, उसको हम कार्य कहेंगे न्यू क्रिएशन को। इन दैट सेंस कि सपोज माय डेट ऑफ बर्थ इज 21 मई एंड सपोज 1970, दैट इज नॉट ट्रू। तो 21 मई और 1970 से पूर्व, दैट मीन्स on 20th May 1970 I am not there, तो मेरा अभाव है। बट on 21st May I am getting birth, तो इन दैट सेंस मेरा जो है वो न्यू क्रिएशन है, यानी उस समय हम वो कार्य कहलाते हैं। तो अब कहते हैं कि कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। तो कार्य से ठीक पहले जिन जिन वस्तुओं की उपस्थिति है, जो जो चीज वहां पर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कारण। और उन्हीं कारणों में जो मोस्ट एसेंशियल है और जो मोस्ट, जिसको कहते हैं इमीडिएट, जिसका प्रेजेंस है, दैट इज नोन एज करण। तो ये करण और कारण और कार्य को हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो है इस पूरे होल यूनिवर्स को समझाने में हमें सहायता पहुंचाता है। और हम लोग सभी जानते हैं कि जो न्याय फिलॉसफी है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस कार्य एंड कारण, दिस स्कूल ऑलवेज ट्राई टू एस्टैब्लिश गॉड, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कि हम, जैसे हम लोग कई लोग होते हैं कि कई व्यू होते हैं कि भगवान नहीं, ईश्वर नहीं है तो ईश्वर है, लेकिन इस कार्य के थियरी पे न्याय समझाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रमाण। अभी चर्चा आगे करेंगे, उस प्रमाण की बात करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ दैट प्रमाण वो इस गॉड को, जो पूरे यूनिवर्स को जो कंट्रोल करने वाले होते हैं, उस गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। एनीवे, तो उसी कार्य का लक्षण आप देखेंगे कि दूसरी पंक्ति जो सेकेंड लास्ट लाइन है, दैट इज प्राग भावा भाव। प्राग भाव मतलब प्री एब्सेंस। जैसा अभी हमने कहा 21st में, दैट मीन्स ऑन 20th में हमारा क्या है कि प्री एब्सेंस है, मैं नहीं हूं। तो उस प्री एब्सेंस का जो एब्सेंस होगा, दैट इज नोन एज कार्य। अगर ये पेन है यहां पर,
अभी 2 मिनट पहले यह पेन यहां पर नहीं थी, तो इसका प्री एब्सेंस था, और उस प्री एब्सेंस का एब्सेंस यह पेन है, तो दैट मीन्स पेन इज अ न्यू क्रिएशन, एंड हियर इट इज रिटन नूतन उत्पत्ति। तो इन दैट सेंस दिस पेन इज अ कार्य। हम इन जनरल उसको एक्शन कहते हैं। यहां कार्य का मतलब वर्क नहीं है, समटाइम्स इट इज एक्शन और समटाइम इट इज क्रिएशन, कार्य। अब ये जो मीन्स ऑफ राइट नॉलेज है, इसको लेकर के डिबेट है। आप लोग सभी जानते हैं कि इंडियन जो फिलोसॉफिकल स्कूल है, इनिशियली वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक को कहते हैं वैदिक और दूसरे को नॉन वैदिक। इन पॉपुलर टर्म एक को कहते हैं आस्तिक और दूसरे को कहते हैं नास्तिक। ऑल्दो आई जनरली डोंट यूज दिस आस्तिक एंड नास्तिक, आई ऑलवेज यूज वैदिक एंड नॉन वैदिक। तो 3 स्कूल्स जो है नॉन वैदिक है, बौद्ध, जैन एंड चारवाक, एंड 6 स्कूल्स जो हैं जिसको हम कहते हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत। ये 6 स्कूल जो है जिसको हम कहते हैं वैदिक स्कूल। ये 9 के 9 स्कूल्स में एक जो कितने प्रमाण हैं, नंबर ऑफ जो राइट नॉलेज है, उसमें हम कहीं भी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं देखते हैं। कोई 1 मानता है, कोई 2 मानते, कोई 3 मानते, कोई 4 मानते, और उससे भी ज्यादा 8, 9, 12 तक लोग प्रमाण को मानते हैं। इन जनरल टर्म आप देखेंगे कि आपके सामने यहां पर एक लिस्ट है, और हमने उन सारे लिस्ट को, जो फॉर एग्जाम्पल चारवाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, चारवाक केवल एक प्रमाण को मानता है। वैशेषिक एंड बौद्ध जो है वो ट्रू थियरी ऑफ जो नंबर ऑफ जो ट्रू नॉलेज है, रियल नॉलेज है, राइट नॉलेज है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष जिसके लिए इंग्लिश टर्म यूज होता है परसेप्शन, हम लोग परसीव करते हैं और उससे जो हम नॉलेज लेते हैं दैट इज प्रत्यक्ष। एंड विद द हेल्प ऑफ प्रत्यक्ष, without perceiving at that particular moment, we try to understand or we try to find the true knowledge। उसमें जो काम होता है वो अनुमान कहलाता है। जैन है जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष मानता है, उसी परोक्ष को हम अनुमान कहते हैं। हालांकि जैन भी 2 ही प्रमाण मानते हैं, बट चूंकि नाम उन्होंने परोक्ष किया है इसीलिए हमने यहां पर 3rd बना रखा है। अदरवाइज जैन को भी हम 2nd में ही इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज वैशेषिक, बौद्ध एंड जैन आर हैविंग 2 प्रमाणास ओनली। सिमिलरली सांख्य एंड योग, ये दोनों जो है ये 3 प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड आप्तवचन। दैट आप्तवचन इज नोन एज शब्द, एंड इन इंग्लिश फॉर दिस शब्द जनरली वी फाइंड वर्बल कॉग्निशन। जो मुंह से निकली हुई बातें भी हमारे लिए प्रमाण होती हैं, तो उनको शब्द कहते हैं। हम सबके डेफिनेशन पे जब आएंगे तब छोटी छोटी चीजों से हम इनको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है न्याय। न्याय 4 मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अगेन दीज ऑल आर रिपीटिंग, बट द वन इज न्यू एंड दैट इज उपमान। और जो उपमान है, हम इनको बेसिकली जो सिमिलैरिटी है, जो एक सादृश्य है, जो समानता के आधार पर हम कई सारे वस्तुओं का नॉलेज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डेस्कटॉप और टीवी की बातें की थी, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टीवी इन मे बी इन द लाइब्रेरी एक सिमिलैरिटी हम क्रिएट करते हैं। बट जो लाइब्रेरी में डेस्कटॉप हम देख रहे हैं वो टीवी नहीं है, तो चूंकि टीवी नहीं है बट टीवी के समान है, तो उस सिमिलर नॉलेज के अकॉर्डिंगली हम ये निश्चय करते हैं। उस समय जो हमें अनुभव से प्राप्त ज्ञान होता है वो कहते हैं कि अच्छा यही कंप्यूटर है, तो उस जगह जो हमारा मीन्स ऑफ कॉग्निशन है वो उपमान बनता है, वो सिमिलैरिटी बनता है। तो न्याय ये 4th प्रमाण को मानते हैं। प्रभाकर के जो मीमांसा स्कूल है, इस मीमांसा स्कूल के भी 2 ग्रुप हैं, 2 आप कह सकते हैं कि सब स्कूल्स हैं। एक को कहा जाता है प्रभाकर, यानी प्रभाकर मिश्र, जो कि कुमारिल भट्ट एक हुआ करते थे, उनके शिष्य थे। तो गुरु और शिष्य में भी एक डिबेट था और एक डिफरेंस था। तो प्रभाकर स्कूल ऑफ मीमांसा एंड भट्ट स्कूल ऑफ मीमांसा, ये पॉपुलरली फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में सभी को ज्ञात है। तो मीमांसा जो है प्रभाकर स्कूल, वे 5 मानते हैं, और जो भट्ट स्कूल हैं वे 6 मानते हैं। देखेंगे कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति को भी समझाएंगे।
कि क्या है यह अर्थापत्ति। फिर मीमांसा स्कूल का जो दूसरा सब स्कूल है वो उस अर्थापत्ति के बाद एक अनुपलब्धि को भी प्रमाण मानते हैं। सिमिलरली पुराणों में भी कई प्रकार से प्रमाणों की चर्चा होती है। तो पुराणों में आप पाएंगे कि पौराणिक लोग जो होते हैं वे 8 को मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव और ऐतिह्य। शंकर और जो शून्यवादी बौद्ध हैं वे किसी भी प्रमाण को नहीं मानते, वो किसी को भी नहीं मानते, क्योंकि वो ब्रह्म से भिन्न किसी और तत्व की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते वेदांती। इसके अलावा एक हमारा डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बातें आती है, और जितने भी हमारे स्मृति ग्रंथ हैं जिसको हम इन अनदर टर्म धर्म शास्त्र कहते हैं, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट है, वे भी 4 प्रमाण को मानते हैं। लेकिन उन 4 प्रमाणों में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ना होकर के वे वेद को प्रमाण मानते हैं, स्मृति को प्रमाण मानते हैं, सदाचार को प्रमाण मानते हैं, और हमारा जो इनर एक्सटिंक्ट है, जो हमारा मन क्या कह रहा है जब हम डिलेमा में पड़ते हैं, जब हम संशय में रहते हैं, कि एट दैट टाइम हमारा जो अपना इनर इंस्टिंक्ट क्या होता है वो भी समटाइम्स हमारे लिए प्रमाण मान करके होता है। ये जो इनर इंस्टिंक्ट है इसका बड़ा अच्छा यूज द ग्रेट पोएट कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है इस प्रमाण को एस्टैब्लिश करने के लिए। और उन्होंने क्लियर कहा है कि मेरा मन ऐसा कहता है इसलिए यही सही है। और वो यह था कि शकुंतला को देखने के बाद उसके मन में एक संदेह उत्पन्न होता है कि शकुंतला महर्षि कण्व की तो पुत्री नहीं, और महर्षि कण्व के साथ 2 परेशानी है, एक तो वह ब्रह्मचारी है और दूसरा वो ब्राह्मण है, और मैं क्षत्रिय ठहरा, तो क्षत्रिय का इस तरह का जो विवाह है वह तो ब्राह्मण पुत्री या ऐसे अवैध संतति से नहीं हो सकती। तो शकुंतला की सुंदरता ऐसी थी कि दुष्यंत कहता है अपने मन को कि मेरा मन ये कहता है कि यह भी क्षत्रिय है, यानी यह कण्व ऋषि की अवैध पुत्री नहीं है या कण्व ऋषि की पुत्री नहीं है। ये अलग बात है कि बाद में शकुंतला भी क्षत्रिय निकलती है क्योंकि विश्वामित्र की बेटी होती है। बट बिफोर दैट, ऑन दैट बेसिस, दुष्यंत उस कंक्लूजन पे आता है, और एट द टाइम ऑफ दैट कंक्लूजन जो उनका प्रमाण वर्क करता है दैट इज नोन एज, जिसको मैं आपके सामने मैंने कहा कि वो इनर इंस्टिंक्ट होता है, जो जिसको कि स्मृति ग्रंथों ने 4 प्रमाणों में से एक प्रमाण माना है। तो ऑल टुगेदर ये जो लिस्टिंग ऑफ जो प्रमाण है इन डिफरेंट फिलोसॉफिकल स्कूल्स, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स, जो आप लोगों के सामने हमने प्रेजेंट किया। मैं सिंपल अब एक एक चीज को छोटे छोटे तरीकों से बताता हूं कि प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, आप्तवचन क्या है, शब्द आदि क्या है। जो प्रत्यक्ष है, आप इसमें अगर वर्ड पे कंसंट्रेट करें तो देखेंगे कि इसमें प्रति प्लस अक्ष है। हियर अक्ष डजंट मीन आईज, अक्ष मीन्स ऑलवेज सेंसेस, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं। और जो नैयायिक हैं, जो न्याय फिलॉसफी जो है वो क्लियरली मानता है कि हम 5 + 1 मन, यानी 6 टाइप से हम कॉग्निशन करते हैं, किसी भी चीज को हम परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे सामने रसगुल्ला रखा हुआ है तो उनको हम आंख से देख करके समझ ही नहीं सकते हैं कि यह मीठा है या खट्टा है या ये सॉल्टी है। फॉर दैट यू नीड टू टच योर टंग, जो रसना इंद्रिय है वहां पर। सिमिलरली हम लता मंगेशकर या मोहम्मद रफी के गाने को आंखों से नहीं देख सकते। अब वो गाना अच्छा है या बुरा है या बहुत सूदिंग है, वो हम अपने ईयर के थ्रू से ही जान सकते हैं। तो हियर वी हैव 6 जो सेंस कहते हैं, उनके थ्रू, उनसे जो परसीव करने वाला, उनके जो परसेप्शन से जो होने वाला ज्ञान है दैट इज प्रत्यक्ष। और तभी यही एक प्रमाण ऐसा होता है जो रूल करता है, और चार्वाक रेस्ट सारे प्रमाणों को डिनाई करता है, क्योंकि चार्वाक वहां पर कह सकता है कि और सारे के सारे प्रमाण जो हैं वो झूठे हैं, क्योंकि जो परसेप्शन जो हो रहा है वो केवल प्रत्यक्ष के ही थ्रू से हो रहा है। तो यही कारण है कि चार्वाक जो है वो प्रत्यक्ष मानते हैं। और जो इसके लिए एक जनरल प्रत्यक्ष के लिए लक्षण दिया जाता है वह है इंद्रियार्थ,
इंद्रिय प्लस अर्थ यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रिय और विषय यानी जिस चीज को हम देख रहे हैं, जो सब्जेक्ट है और जो इंद्रिय है, उन दोनों के संयोग से जो होने वाला नॉलेज है, दैट नॉलेज इज नोन एज परसेप्शन एंड दैट इज प्रत्यक्ष। अब देखिए कि चूंकि चार्वाक प्रत्यक्ष मात्र को एक प्रमाण मानता है, यही कारण है कि चार्वाक आकाश को द्रव्य मानता ही नहीं। जो पंच महाभूत है उन पंच महाभूतों में आकाश को मानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता। वैशेषिक और बौद्ध प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को मानते हैं। हमारे लिए नया यहां पर शब्द है अनुमान, जिसको कि इंग्लिश में इन्फेरेंस कहते हैं। हम किसी भी चीज को इन्फर करते हैं, इसलिए इन्फेरेंस वहां पर उनको कहते हैं। लेकिन अनुमान को भी समझिए। मान का मतलब है यहां पर ज्ञान, और अनु का मतलब होता है आफ्टर, पश्चात, बाद का ज्ञान। प्रश्न होता है कि किसके बाद का ज्ञान? तो वो और किसी के बाद नहीं, यानी आफ्टर प्रत्यक्ष, यानी विदाउट प्रत्यक्ष वी वोंट हैव अनुमान। अनुमान के लिए प्रत्यक्ष एसेंशियल है, मैंडेटरी है। इसलिए प्रत्यक्ष के बाद जो साधन है, जो प्रत्यक्ष के बाद जिस मीन्स से हमें या ऑन द बेसिस ऑफ प्रत्यक्ष हम जो नॉलेज प्राप्त करते हैं विदाउट परसिविंग द थिंग्स, दैट इज अनुमान। बड़ा सुंदर इसका उदाहरण है। आप लोग शायद बचपन से ही एक जरूर एक मुहावरा, एक प्रोवर्बियल यूज जानते होंगे कि यत्र यत्र धूम्रः तत्र तत्र वह्निः, यानी वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। जहां जहां आग है, जहां जहां धुआं है, वहां वहां आग है। अब इसको इस रूप में देखते हैं कि हम आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने निकले, या यूं कहें कि जो वर्धा यूनिवर्सिटी है उनके गेट पर रहे और सामने पहाड़ी पे धुआं दिखाई पड़े, तो हमारे साथ जो रहने वाला मित्र है उनको हमने कहा कि देखिए वहां जो है ना पर्वत पर आग है। अब वो आपसे मित्र पूछेगा भाई कैसे आग है, तो वो हमें समझाएगा कि देखो एक सिंपल नियम है, यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र वह्नि, मतलब वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए किचन, भाई रसोई घर में हमने आपने देखा है कि जहां जहां मतलब जैसे ही हम आग जलाते हैं उसके साथ धुआं आता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वी आर नॉट टेकिंग नाउ डेज जो एलपीजी और जो सीएनजी और ये सारे गैस वाले जो होते हैं, इसको नहीं लेते कंसिडरेशन में, जो उसके लिए भी एक रीजन है, बताएंगे। तो वहां पर फिर हम उस आग और धुएं के संबंधों के आधार पर हम अनुमान करते हैं कि वहां पर आग है, क्योंकि आग और धुआं में इनसेपरेबल रिलेशन है, अकाट्य संबंध है, समवाय संबंध है, साहचर्य संबंध है। तो इस तरह से वो अनुमान है। जो जैन का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष है, परोक्ष मोरलेस अनुमान ही है। सांख्य और योग प्रत्यक्ष और अनुमान के अलावा आप्त वचन उन्होंने प्रयोग किया है, बट इन जनरल टर्म दिस आप्त वचन इज नोन एज शब्द प्रमाण, जिसको हमने कहा अभी वर्बल जो कॉग्निशन होता है उसको शब्द कहते हैं। यह कैसे है? तो एक लक्षण है जो नैयायिक लक्षण देता है, जब फिफ्थ पे पहुंचेंगे तो वहां पर भी शब्द है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सो वी आर आई एम डिफाइनिंग शब्द हियर कि शब्द का लक्षण होता है आप्त वाक्यम शब्द। आप्त कहते हैं किसे? आप्त का सामान्य मतलब है जिन्होंने अपने अनुभवों से ट्रू नॉलेज को ग्रास्प किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जितने भी सीयर्स हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, और इन सम स्पेशल रेफरेंस हमारे फादर मदर जो होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंडफादर, इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो हमारे लिए आप्त होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बताई गई बात हमारे लिए प्रमाण बनता है। ये तो एक जनरल मैंने एक प्रैक्टिकल बातें बताई, बट वहां पर जो है वो आप्त वाक्य जो है, जो कि श्रुति और स्मृति के ज्ञाता होते हैं, वहां के जो ऋषि और मुनि ने जो बातें बताई है, उनके वचन को आप्त वाक्य कहते हैं। इन दैट सेंस
If Vedanta darshan is defined by the great Shankaracharya, so there Shankaracharya will be treated as apt, although Shankaracharya is apt. तो ये जो चीज है वहां पर उनके द्वारा कही गई बातें हमारे लिए प्रमाण है, क्योंकि अगर मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं, हम शब्द प्रमाण के आधार पे हम आपके सामने इस बात को रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने गौतम की बात पढ़ी, हमने चारवाक की बात पढ़ी, हमने वैशेषिक जो कणाद है उनकी बात पढ़ी, और जो जो उन्होंने बताया वो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इन दैट सेंस हमारा अपना कोई नॉलेज नहीं है, जो हमने आप्त वचन से नॉलेज लिया वो नॉलेज जो है आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। एंड दैट आप्त वचन, इन दैट सेंस दैट शब्द इज प्रमाण फॉर अस। तो ये जो है शब्द प्रमाण है, लेकिन वहां पर कई सारी परेशानी है। उनका बड़ा सुंदर एक डिस्कोर्स है, और वो क्या है शब्द का, कि जैसे ही कहा आप्त वाक्यम शब्द, तो जो स्टूडेंट है उन्होंने पूछ लिया कि वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहेंगे? ये तो सिंपल सी बात है। तो जो टीचर है वो टीचर बताते हैं शिष्य को, अपने स्टूडेंट को, कि जो पदानाम समूह है, जो पदों का समूह है, the set of words that is known as वाक्य। अब कंफ्यूजन में है स्टूडेंट, और स्टूडेंट ने कह दिया कि भाई ठीक है, महेश, दिनेश, रमेश, सुरेश हमने नाम ले लिया, तो इज दिस अ सेंटेंस? गुरु ने कहा कि नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है, यह वाक्य नहीं है। वो जो वाक्य है उस वाक्य में 3 एसेंशियल चीज होने चाहिए। एंड माइंड इट, दैट इज नॉट कर्ता यानी सब्जेक्ट, दैट इज नॉट ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज नॉट वर्ब। वो इसकी बात नहीं कर रहे, वे कह रहे हैं आकांक्षा, द इंटेंशन ऑफ स्पीकर। उसके बाद सन्निधि, दैट मीन्स प्रॉक्सिमिटी, और योग्यता, एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा कि वह आग से पेड़ को सींचता है, तो ऑब्वियस ये पदानाम समूह है, इसमें ऑब्जेक्ट सारी चीजें हैं, तो वह आग से पेड़ को सींचता है। इन दैट सेंस दिस इज अ बेटर सेंटेंस। टीचर कहता है कि नहीं, दिस इज नॉट अ सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें जो आकांक्षा है, जो इच्छा है कहने वाले की, वो प्रकट नहीं हो रही है। सॉरी, इसमें जो है वो योग्यता नहीं आ रही है, क्योंकि आग की जो एबिलिटी है दैट इज नॉट टू इरिगेट, वो एबिलिटी है टू फायर, उसको जलाना है। तो इसलिए यह वाक्य गलत है, क्योंकि आग की योग्यता जलाना है, सींचना नहीं। तो यहां वाक्य होना चाहिए, वह पानी से पेड़ को सींचता है और आग से पेड़ को जलाता है। तो कहा कि ठीक है, बड़ी अच्छी बातें हैं। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, भाई वर्धा यूनिवर्सिटी के गेट पे उसने कहा कि वह पानी से, और जो गेस्ट हाउस है जो लोगों के ठहरने का, वहां पर आकर के कहा पानी से, और हमारे मित्र गोपाल जी के कमरे में जाकर के कहता है सींचता है। तो ये तो सेंटेंस है भाई, पदों का समूह है। तो कहा कि नहीं, इसमें प्रॉक्सिमिटी नहीं है। एक एक प्रहर में 2 घंटा पहले एक शब्द लिया, उसके बाद दूसरे शब्द लिया, फिर 2 घंटे के बाद तीसरा शब्द लिया। तो इन दैट सेंस वो जो है वो सेंटेंस नहीं है, उस सेंटेंस में एक प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। तो देखिए, जो हमारा, जिसको अभी एक्सपोज करेंगे नेक्स्ट सेशन में, कि इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है, उस इंडियन नॉलेज सिस्टम में सबसे बड़ी बात ये रही है कि छोटी सी छोटी चीज को डिफाइन करने के लिए ये जो हमारे सीयर्स हैं उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि गाय किसे कहते हैं, तो आप देखेंगे कि हम सारे के सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि गाय के बारे में जो भी बात कहेंगे वो एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो औरों पर नहीं जाएगी। अगर किसी ने कहा कि गाय के 4 पैर होते हैं, तो बकरी के भी होते हैं। गाय के 2 सींग होते हैं, 2 कान होते हैं, 1 पूंछ है, तो अन्यों पर भी है। गाय जो है ऑल द टाइम अपने मुंह से खाती पीती रहती है, तो अन्य पशु भी हैं। गाय काली है या गाय भूरी है, अन्य जानवरों में भी है। तो वहां पर हमारे जो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, जो हमारा न्याय फिलॉसफी है, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को निकालने की कोशिश करते हैं जो औरों से डिफर करे, जो औरों से डिस्टिंक्ट हो। और तब जाकर के गाय वही है जिनके गर्दन के नीचे एक कंबल लटका रहता है, जो अन्य किसी भी प्राणी में नहीं होते।
तो जो अभी मैं आप लोगों के सामने जब शब्द प्रमाण की बात कर रहा हूं और उसके कॉन्टेक्स्ट में जब इसकी मैं सार्थकता को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि इस पे बहुत अधिक वर्क हुआ है और हर छोटी सी छोटी चीज के एब्सोल्यूट डेफिनेशन में जाने की वो कोशिश करते हैं। आपने अभी शुरू में भी देखा होगा कि जब हम कार्य की बात कर रहे थे, कारण की बात कर रहे थे, करण की बात कर रहे थे, तो उन सब में देखिए करण इन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ कारण, लेकिन एक सर्टेन एक पॉइंट है जिस आधार पर करण और कारण में डिफरेंस हो रहा है, और उसी डिफरेंस को ढूंढना जो है वो नैयायिकों का लक्षण है। और न्याय दर्शन जो है उसका तो लक्षण ही है कि प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्याय, न्याय ही एकमात्र दर्शन है जो अपनी सारी बातों को प्रमाणों के आधार पर प्रूफ करता है। इसीलिए जितने भी शास्त्रीय परंपरा है उनमें सारे जो शास्त्रों में सबसे प्रमुख शास्त्र जो है वो न्याय को माना गया। 4 वेद और 6 वेदांग के बाद आप पाएंगे जो 14 विद्या का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 11th जो विद्या है वो न्याय है। तो ये देखेंगे आगे, क्योंकि अभी डिबेटिंग सिस्टम का एक पॉइंट है निग्रह स्थान, जब उस पर जंप करेंगे तो उसमें भी समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद आता है उपमान। ये उपमान किसे कहेंगे? हमने आप लोगों के सामने उपमान के लिए शब्द रखा था सिमिलैरिटी। अब ये उपमान क्या होता है? सादृश्य के आधार पर, समानता के आधार पर, जिसकी चर्चा भी मैंने पहले सुनाई। हमारे पास जो स्क्रिप्चरल एविडेंस जो दिए जाते हैं, जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, वो इस तरह से दिए जाते हैं कि भाई हम लोगों ने नील गाय नहीं देखी, अब हम चले नील गाय ढूंढने के लिए जंगल, लेकिन हम तो पहचानते ही नहीं कि नील गाय होती कैसी है। तो वहां जो आसपास हमें कोई लोग मिलेगा जानने वाला, उनसे हम पूछेंगे कि इस जंगल में नील गाय है, तो वो कहेंगे कि हाँ है। तो हम पूछेंगे कि भाई कैसी होती है नील गाय, तो वो हमें जो बताएंगे कि वो गाय की तरह होती है, थोड़ा सा उसका कलर जो होता है वो उतना शार्प नहीं होता है, ब्लैकिश होता है, और वो मड कलर का होता है, इस तरह से वो बताएंगे। थोड़ा गर्दन चौड़ी होती है उनकी, तो ये सारी बातें बताएंगे और उनके द्वारा कही गई बातों को स्मरण करते हुए उस जंगल में जिस पशु को हम देखेंगे दैट पशु विल बी नोन एज नीलगाय। तो वहां पर जिस मीन्स को हमने यूज किया वो उस व्यक्ति के द्वारा जो दिए गए इंफॉर्मेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन हमने उस पशु और गाय के बीच में एक सिमिलैरिटी क्रिएट की, एंड बिकॉज दैट पर्टिकुलर क्रीचर इज नॉट अ काव, दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर क्रीचर इज अ नीलगाय। तो ये उपमान के आधार पर भी कई बार हम आपस में कर लेते हैं कि हम अपने ज्ञान को प्रूव करते, अपने ज्ञान को एस्टैब्लिश करते हैं। अब आई बात जो यहां पर हम पाते हैं, मीमांसकों में आते हैं। मीमांसकों ने एक अर्थापत्ति नामक बात यहां पर की। अब उस अर्थापत्ति को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थापत्ति क्या है। आपत्ति का जो अर्थ है यहां पर देखेंगे 2 शब्द है, अर्थ और आपत्ति। तो आपत्ति का अर्थ है कल्पना। अब विषय की कल्पना करना, ज्ञान की कल्पना करना। छोटा सा है उदाहरण हमारे सामने, और वह उदाहरण इस तरह से है कि एक पर्सन है ए, वह दिन में नहीं खाता है, ठीक है, फिर भी बहुत ही मोटा है वह। भाई दिन में खाता नहीं और वो मोटा है, तो ये कैसे मोटा है? ये क्वेरी बनती है। तो फिर हम अनुमान, फिर उस समय जिस साधन का, जिस ज्ञान का हम उपयोग करते हैं कि अगर दिन में नहीं खाता है तो यह रात में खाता होगा, इसीलिए मोटा है, क्योंकि बिना खाने वाला व्यक्ति मोटा हो ही नहीं सकता। तो दिन में नहीं खाता इसलिए रात में खाता है, और रात में खाने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान के लिए जिस मीन्स को हमने यूज किया अकॉर्डिंग टू मीमांसा, दैट इज अर्थापत्ति। अब आइए देखिए यहां पर एक परेशानी क्या हो गई कि नैयायिकों ने कहा कि ये तो भाई अनुमान का हिस्सा है, ये अनुमान का हिस्सा है, क्योंकि हमारे लिए अनुमान के लिए प्रत्यक्ष अनिवार्य है। ये एक नोन फैक्ट है कि किसी भी अनुमान के लिए प्रत्यक्ष अनिवार्य है। और यहां पर हमने क्या प्रत्यक्ष पाया है कि जो व्यक्ति खाता है वही मोटा होता है, और जो व्यक्ति नहीं खाता है वो मोटा नहीं होता है।
तो ये चूंकि मोटा है, इसीलिए हमने खाने वाले व्यक्ति को देखा था मोटा होते हुए, इसीलिए यह भी खाता होगा, भले ही दिन में ना खाए वह रात में खाता होगा। इसीलिए अर्थापत्ति प्रमाण को जो नैयायिक हैं वो रिफ्यूट करते हैं और वो इंक्लूड करते हैं अर्थापत्ति को अनुमान के भीतर। अर्थात मीमांसकों का जो यह फिफ्थ प्रमाण है, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द जनरल डिस्कोर्स और जनरल डिबेट। फिर आता है मीमांसक। आप पाएंगे कि जो मीमांसा स्कूल है वो मीमांसा स्कूल में एक आता है अनुपलब्धि। अगर इसका इंग्लिश टर्म आप लें तो इसका मतलब होता है निगेशन। उपलब्धि, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि यह ज्ञान का सिनोनिम्स है उपलब्धि, तो उपलब्धि अर्थात अनुपलब्धि, नॉट, जिसको कह सकते हैं कि नॉलेज, हम जिनको प्राप्त नहीं करते, तो इंग्लिश में इसके लिए टर्म है निगेशन। अब ये कहता है, इसको समझाने की कोशिश करता है कि देखिए, जो हम पृथ्वी पर या कहीं जमीन पे या फ्लोर पे हम पाते हैं कि पॉट नहीं है, तो अब नहीं है जो वस्तु, उसका तो हमें प्रत्यक्ष हमने किया नहीं है। तो चूंकि हमने प्रत्यक्ष नहीं किया है, इसलिए हम उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। तो विदाउट प्रत्यक्ष अनुमान हम नहीं कर पाएंगे। और चूंकि वहां पर वो वस्तु है और वो वस्तु नहीं है, वो पॉट नहीं है फ्लोर पे, तो उसके नहीं होने का नॉलेज हम किस मीन्स से लेंगे, हम कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे? तो इसके लिए कहा कि चूंकि प्रत्यक्ष नहीं होता वहां पर, इसलिए उसका अनुमान भी नहीं होगा। और चूंकि अनुमान नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, उपमान भी नहीं है और शब्द भी नहीं है, अर्थापत्ति भी नहीं है, लेकिन हम जान रहे हैं कि वो अभाव है, उसका निगेशन है, वो पॉट नहीं है वहां पर। तो जिस नॉलेज से हम गेन करेंगे वो उन्होंने कहा अनुपलब्धि। आप देखेंगे अभाव शब्द है, ये अभाव बेसिकली अनुपलब्धि क्या है कि वैशेषिक फिलॉसफी में जो 7 कैटेगरीज हैं, जो 7 पदार्थ माने गए हैं, उन 7 पदार्थों में एक पदार्थ जो है, जो 7th पदार्थ है, दैट इज अभाव। तो उन्होंने कहा कि इसका बोध तो हमें अभाव से ही हो जाता है, यानी अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है। कोई वस्तु जमीन पर नहीं है तो उसका ना होने का भी तो हम परसेप्शन, हम परसीव करते हैं। तो चूंकि उसका परसीव होता है, हम उसको परसीव्ड करते हैं, तो इसलिए हम उसको कहेंगे कि उसका अनुमान किया जा सकता है। और चूंकि हम प्रत्यक्ष भी कर रहे हैं और अनुमान भी किया जा सकता है, इसीलिए हमें किसी 5th या 6th प्रमाण को स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। तो ये इतनी सी जो बात है, ये मेजर जो प्रमाणाज हैं उनकी चर्चा की, क्योंकि पौराणिक को बेसिकली फिलोसॉफिकल स्कूल में ट्रीट नहीं करते। जस्ट फॉर इंटरेस्ट आई हैव गिवन दिस लिस्ट टू यू कि पौराणिक भी ऐसी ऐसी चीज़ों को मानते हैं, उनमें हमें इन चीज़ों का मेंशन किया हुआ मिलता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, जो हमारा जो ट्रू नॉलेज है, जो वैलिडिटी ऑफ जो आवर नॉलेज है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्द। इट इज अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसॉफी।